बीकानेर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शायद तक जहां तक मुझे याद है लास्ट वाले में 2 राजा पढ़े थे हमने, अभय सिंह के बारे में पढ़ा था और एक मान सिंह जी के बारे में पढ़ा था। थोड़ी बातें मैं वापस आपको रिवीजन करवा दूं। अभय सिंह के टाइम में एक तो खेजड़ली घटना थी, मैंने खूब अच्छा सा उसके अंदर आपको समझाया है कि भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 या ईस्वी सन 1730 12 सितंबर की वो घटना है जब अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ वहां पर शहीद हो जाते हैं। वो पूरी बातें पढ़ी थी हमने, एक तो उनके बारे में जिनके लिए बाद में हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पुरस्कार वगैरह भी दिए जाते हैं। फिर उन्होंने अहमदाबाद वाला युद्ध जीता था सर बुलंद खां के खिलाफ, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा उन्हें वहां भेजा गया था, जिस पर बाद में किताबें लिखी हुई। वीर भाण की राजरूपक है और करणीदान जी की सूरज प्रकाश है, जिसका एक और नाम बिड़द श्रृंगार है। फिर मान सिंह जी के टाइम की थोड़ी घटनाएं पढ़ी थी हमने कि मान सिंह जी एक तो अपने भाई भीम सिंह जी से लड़ाई हो गई थी, तो वहां जालोर वाले किले के अंदर रहते थे, तब वो आयस देवनाथ थे जिन्होंने घोषणा की कि वो अगला राजा बनेगा, इसलिए नाथ संप्रदाय का यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही प्रभाव था। उनके लिए महामंदिर बनवाया गया था यहाँ पे। नाथ चरित्र नाम की उन्होंने खुद किताब लिखी थी। विद्वान व्यक्ति थे तो मान पुस्तक प्रकाश या मान पुस्तकालय नामक लाइब्रेरी की स्थापना की थी और उन्हीं के टाइम में बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली गई थी। हालांकि अंग्रेजों से कभी ढंग से उनकी बन नहीं पाई थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब अपने अजमेर के अंदर दरबार लगाया था तब भी वो उसके अंदर उपस्थित नहीं हुए थे, एक तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया था। उन्हीं के दरबार में बांकीदास जी थे जिन्होंने कवि राजा की उपाधि मिली हुई थी। बांकीदास जी ख्यात कुकवि बत्तीसी दातार बावनी मान जसो मंडन जैसी पुस्तकें लिखी। वो भी चूंकि जब राजा अंग्रेजों से इतना अच्छा नहीं बनती है उसकी, तो उस व्यक्ति की भी कैसे बनेगी, तो उन्होंने अंग्रेजों के प्रति आगाह करते हुए गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये सब बातें हमने उसके अंदर पढ़ी थी। आज अपन एक नया स्टेट शुरू करने जा रहे हैं, नई चीजें शुरू करने जा रहे हैं। वो 2 रियासतें हमारी कंप्लीट हो गई, थोड़ी बड़ी रियासतें हैं। अब जो आगे पढ़ेंगे वो इतनी बड़ी बड़ी रियासत नहीं, थोड़ा छोटा छोटा इतिहास है, तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। जो आप कहते हो सर इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, अब थोड़े थोड़े से हैं तो कोई इधर वाला उधर नहीं जाएगा, एक जगह ही रहेगा आपका सब। हम बीकानेर का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। एक बात नॉर्मल सी कि बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था, राठौड़ डायनेस्टी का शासन था। मैं जब आपको जोधपुर पढ़ा रहा था तब भी मैंने एक लाइन लिखवाई थी उसमें कि राव जोधा के बेटे थे बिक्का और वो बाद में बीकानेर चले गए थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। तो जब जोधपुर में राठौड़ों का राज होगा तो बीकानेर में भी किसका राज होगा? ऑब्वियस सी बात है, राठौड़ों का राज होगा। उसी पिता की संतान थे वो, जोधपुर से वहां पे बीकानेर के अंदर आए थे वो लोग। थोड़ा बीकानेर स्टेट क्या क्या था तो थोड़ा आप देख लेना। बड़ा सा इधर उधर दोनों 2 मैप लिए थे, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, इधर थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ, तो मैंने 2 उठा लिए थे। बाउंड्री बताता हूं, देखो मैं तो अंदर वाली चीजें तो आप देख लेना, मैं थोड़ी बाउंड्री समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इधर एक जगह लिखी हुई है भावलपुर, पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है भावलपुर। इसका मतलब उधर वाली बाउंड्री भावलपुर तक लगा करती थी, पाकिस्तान के टच हो जाया करती थी। इधर बाद में जैसलमेर आ जाया करता था, इधर आपके जोधपुर का इलाका आ जाता था, इधर आपके जयपुर आ जाता था। ये इधर एक जगह लिखी हुई है लुआरू, हरियाणा में एक जगह पड़ती है लुहारू। इसका मतलब वहां तक लुहारू के टच करती हुई सीमा लगा करती थी। इधर ऊपर आपके पंजाब आ ही जाया करता था और लुहारू शायद ये बीकानेर के टच में ही रहा, इसलिए खूब फेमस ही रहा। और मुझे याद है हम छोटे थे तब रेडियो पे गीत आया करता था, डट जाइए रेल लुहारू की, कि लुहारू से सबसे पहले बीकानेर में जो रेलवे व्यवस्था शुरू हुई थी वो रेलवे व्यवस्था लुहारू से बीकानेर वाली हुई थी। तो किसी ने विरहणी का गीत है कि तू रुक जाना ट्रेन, ताकि मेरे जो बाहर गए वे पति देव है वो इस ट्रेन से आएंगे, वो उतरेंगे यहाँ पे। तो लुहारू के साथ में बहुत ही नजदीक का संबंध हुआ करता। हिंदी वाला मैप देखेंगे तो हिंदी वाले ने लुहारू नहीं लिखा, उसने इधर हिसार लिख दिया। इलाके का नाम लिखना था तो उसने लिख दिया भाई, उसने लिख दिया भाई लुहारू के आसपास तक था, इधर हिसार आसपास में जगह पड़ती है हिसार। मैं ये इसलिए मैंने मैप उठा लिया था कि मैं ये बता सकूं कि बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक जाया करती थी, हिसार तक बीकानेर स्टेट हुआ करता था। क्योंकि आगे जब मैं आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगा, 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा, तब हम एक बात पढ़ते हैं, याद रखना, वहां मैं वापस आपको रिकॉल करवाऊंगा ये बात। तब हम एक बात पढ़ते हैं कि जितने भी राजा महाराजा थे हमारे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और अपनी अपनी रियासतों में 1857 की क्रांति को दबाया था। परंतु बीकानेर का राजा सरदार सिंह, नाम याद रखना सरदार सिंह, बीकानेर का राजा सरदार सिंह एक ऐसा राजा था जिसने अपनी रियासत में तो बगावत दबाई थी,
रियासत के बाहर जाकर भी बगावत को दबा कर आया था। और वहां हम पढ़ते हैं वापस कि वह पंजाब प्रांत के हिसार के निकट बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबा कर आया था। बाड़लू मैं वहां पर और लिखवा दूंगा, आपको चिंता मत कीजिए, ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, सुनिए केवल इस बात को आप। क्योंकि हम जानते हैं उस समय प्रांत पंजाब ही लगा करता था, हरियाणा आजादी के बाद बना हमारे, पंजाब प्रांत के हिसार तक गया था। तब स्टूडेंट क्लास में बैठ के जब इमेजिन करता है कि यार ठीक आदमी था, स्टेट उसका बीकानेर में पड़ा और हे ठेठ हिसार तक चला गया यार अंग्रेजों का साथ देने के लिए। पर आप याद रखना, मैंने आपको मैप दिखाया है कि बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक थी, तो यहां तक तो वो यार निपट ही रहा था। तो थोड़ा सा कोई यहां के बाहर हो सकता है, कोई एक आधा बीघा दूर, और कोई छोटा मोटा विद्रोहवार उधर जाके किसी की 4 थप्पड़ मार के आ गया होगा। मुझे लगता है सरदार सिंह को वापस बुला के पूछा जाए कि क्या तू रियासत से बाहर गया था, तो वो बापड़ा कह दे कि ना, एक टांग तो इधर ही थी, दूसरा पैर ही मैंने तो उधर रखा था। याद रखना, ये जो बाउंड्री थी ये हिसार तक बाउंड्री जाया करती थी, पंजाब तक ये बाउंड्री जाया करती थी। क्योंकि आगे फिर हम चीजें कहीं पढ़ेंगे कि गंग नहर लेके आए थे, तो पंजाब के टच करता ही था, पंजाब का पानी बीकानेर के अंदर लेके आना था, तो सीधा सीधा पानी यहां पर आ सकता था। तो इसलिए ये वाला इलाका, मतलब इवन ये है, ये फाजिल्का अबोहर जो आपके पंजाब के, ये बीकानेर स्टेट के पार्ट हुआ करते थे। ये वाला तक इलाका इधर ही आया करता था, फाजिल्का अबोहर वाला इलाका भी। तो पंजाब के साथ तो सीधा सीधा सा लेना देना था, तो गंग नहर को उधर से लेके आना था। और चूंकि ये लेना देना रहा था रियासती काल से, इसलिए आज भी बीकानेर के सीमावर्ती जो पंजाब के लोग हैं, वो सारे हॉस्पिटल, यदि उनको कोई पूछना हो, यदि वो इलाज करवाने के लिए कहीं पर आते हो, तो बीकानेर आएंगे। बीकानेर में मैं आगे एक राजा पढ़ाऊंगा, गंगा सिंह, जिन्होंने एक पीबीएम हॉस्पिटल बना दिया था। उनके एक पुत्र थे विजय सिंह, और विजय सिंह ने सुसाइड कर लिया था, तो उनके नाम पे प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल बनवा दिया था। तो उस पीबीएम हॉस्पिटल में खूब सारे सिख आते हैं, एक पूरी ट्रेन आती है जिसमें वो इलाज करवाने के लिए आते हैं। क्योंकि पंजाब में नशे की वजह से, ज्यादा उर्वरक की वजह से टीबी और कैंसर बढ़ गए। इस वजह से उधर वाले जो आते हैं उस ट्रेन में, तो उस ट्रेन का नाम पड़ा हुआ हमारे, तो या तो उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं या उसको टीबी ट्रेन बोलते हैं। अब फिर लगता है कि यार पंजाब वाले इधर क्यों आते हैं, उधर चंडीगढ़ चले जाएं वो लोग, दिल्ली चले जाएं वो लोग, शिमला चले जाएं वो लोग, उनके दूसरे स्टेट भी पास लगते होंगे, वहां की भी मेडिकल सुविधाएं अच्छी होती होगी। पर वो चूंकि रियासत काल से पैर इधर ही पड़े हुए थे, इधर ही आया करते थे, व्यापार के लिए, खेती के लिए, कुछ ना कुछ लेना देना था, तो फिर लोगों को आदत ही पड़ जाती है। फिर वो चूंकि वहां से ज्यादा लोग आने लगे, इसलिए पीबीएम के अंदर इन रोगों के लिए विशेषज्ञ भी बैठने लग गए, इनकी थोड़ी अच्छी व्यवस्था होने लग गई। तो ये आप बात याद रखना कि ये हिसार वाला इलाका, लुहारू वाला इलाका था, ये बीकानेर स्टेट के टच किया करता था। दिल्ली सल्तनत का इलाका, ये दिल्ली लिखने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली शहर, इसका मतलब दिल्ली का जो सल्तनत थी उसके इलाके तक बीकानेर टच कर जाया करता था उधर। इसमें बीच में कुछ एरियाज लिखे होंगे, जैसे ये यहाँ पे श्री गंगानगर है, तो हमको पता रहे कि गंगानगर वाला इलाका बीकानेर रियासत का भाग था। ये हनुमानगढ़ लिखा हुआ है, तो हनुमानगढ़ वाला इलाका बीकानेर रियासत का भाग था। ये चूरू लिखा हुआ है, तो ये चूरू वाला इलाका है। ये यहाँ पे गोपालपुरा की पहाड़ियां हैं, बीकानेर में ले दे के पहाड़ियों वाला कोई प्रदेश था। तो ये छापर, ताल छापर जो आपने सुना है, ये जस्ट इसके नीचे छापर है, छापर के ऊपर वाला ये जो है, ये गोपालपुरा की पहाड़ियां थी यहाँ पर। ये इधर आपके पुगल लिखा हुआ है, आप और नाम देखना इसको, पुगल बीकानेर के अंदर एक ठिकाना हुआ करता था। मैंने कभी आपको बताया हो कि शुरुआती क्लासों में कि हमारी राजस्थान की ख्यातें या राजस्थान की लोक कहानियां यह कहती है कि पद्मिनी जो थी वो पुगल की राजकुमारी थी, तो पुगल ये है। आप और देखना, ये PUGAL लिखा हुआ है। अक्सर लोग होते हैं वो इसको पुंगल पुंगल बोलने लग जाते हैं, तो ये पुंगल नहीं है, वास्तव में ये पुगल है। तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखना। बीच में ये कुछ इलाके के नाम दिए, जैसे ये वाला इलाका जो मैंने कर रखा है, इस इलाके पे नाम लिखा हुआ है नाड़ी। आप जब राजस्थान की ज्योग्राफी और पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे घग्गर नदी के पाट वाला क्षेत्र, जहां पर बाद में सेम आने लग गई थी, वहां पर चूंकि वो बरसात के दिनों में नदी आती थी, तो स्थानीय भाषा में लोग उसको नाड़ी बोलते होंगे, तो वो नाड़ी वाला बेल्ट, तो ये वो नाड़ी वाला बेल्ट। ये महाजन के आसपास वाला बेल्ट था, इसको बोलते थे थड़ी, तो ये थड़ी वाला बेल्ट है वो। और ये इधर कोलायत वाले क्षेत्र में, इधर नीचे की तरफ और जाते, दुलमेरा वाले साइड के अंदर ये जो इलाका था, इसको मगरा बोलते। छोटी छोटी सी उभरी हुई भूमि है। मगरा का मतलब वैसे तो पहाड़ होता है, पर यहाँ पहाड़ तो है नहीं, पर कहीं कहीं भूमि थोड़ी सी धरातल से ऊपर उठ गई है, तो उबड़ खाबड़ सी हो गई है, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया मगरा। ये वाला पूरा मैप आप देखना थोड़ा सा, ताकि आगे चीजें समझने के अंदर आसानी रहे। वरना कई बार अपने पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीजें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं जाके अपने को कोई पूछ ले ऐसा क्यों है, तो अपने लगता है यार क्या हो गया है यहाँ पे। तो ये मैंने तमाम बातें आपको बता दी, याद रखना।
अब वास्तव में जो अपने हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो शुरू करते हैं अपने। ये तो मैंने समझाया के लिए आपको कि क्या क्या बातें लिखा हुआ है। बीकानेर के प्राचीन नाम क्या क्या थे, एंशियंट नेम्स बीकानेर के। जैसे मैंने मेवाड़ के एंशियंट नेम्स बताए थे आपको, मैंने तीन नाम बताए थे आपको, प्रागवाट, मेदपाट, ऐसे नाम बताए थे, सीवी जनपद। तो यहां पर भी हम बीकानेर के दो नाम देख रहे हैं। एक नाम लिखा हुआ है जांगल देश, वह क्षेत्र जहां पर जल कम तथा वायु अधिक हो उनको जंगल बोलते थे। पानी की तो कमी हो, वायु बहुत तेज गति के साथ चलती हो, वो जंगल क्षेत्र हुआ करते थे। महाभारत तक में इसके नाम आते हैं। तो वास्तव में और मैं अच्छा सा बताऊं तो ये जंगल है कि इस इलाके में कुछ होता तो था नहीं, बियावान इलाका पड़ा हुआ था, इसलिए जंगल प्रदेश कहते थे। और अपने पुरानी जो किताबें वगैरह मिलती है उसमें जंगल का ही नाम शायद जंगल से जंगल बना होगा, इस वजह से वो नाम वहां पर आने लगे। बाकी इस जंगल देश की वजह से, चूंकि बीकानेर वाले इलाके को जंगल देश कहते थे, और इसमें केवल बीकानेर का इलाका नहीं आता था, बीकानेर और बीकानेर के टच करता हुआ जो जोधपुर है, जोधपुर का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो भी इस जंगल देश का भाग हुआ करता था। दोनों अब तक हमने पिछले मैप के अंदर देखा था कि आपका जोधपुर है जो टच कर रहा है, तो जोधपुर का भी नीचे जो हिस्सा होगा वो इसके बीकानेर का दक्षिणी भाग और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, ये दोनों मिला के आपके जंगल देश बना करते थे। तो ये जंगल देश है, पर ये मैंने बताया कि एग्जैक्टली जंगल था। तो बाद में बीकानेर के जो राजा थे, मैं आगे एक राजा पढ़ाऊंगा आपको, करण सिंह, उन करण सिंह ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम ही था जंगलधर बादशाह। तो वास्तव में वो जंगलधर बादशाह नहीं है, वो जंगलधर बादशाही है। अपनी किताबों में अपने लिख देते हैं उसको, जंगलधर भी लिख देते हैं, अपने नोट्स के अंदर भी लिख देते हैं, मैं भी बोल जाता हूं उसको, पर एग्जैक्टली वो उपाधि जो लिखी हुई है वो ये है, जय जंगलधर बादशाह। तो जंगल, जंगल शब्द है, धर मतलब धरती, एक तरीके से जंगल वाली धरती थी अपने आप में, तो जंगल देश नाम पड़ गया। कहते हैं महाभारत में इसके नाम मिलते हैं, तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, माद्रे जांगला, कई जगह लिखा हुआ है कुरु जांगला। दो राज्यों के एक साथ नाम लिखे हुए, जो भी पड़ोसी राज्य हुआ करते थे उनके एक साथ नाम लिख दिया करते थे। माद्रे मध्य प्रदेश, पंजाब वाला जो इलाका हुआ करता था इसको मध्य प्रदेश बोलते थे, और मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी माद्री। नकुल और सहदेव की जो मम्मी थी माद्री, तो वो मध्य प्रदेश की थी, पंजाब की राजकुमारी थी। तो उस पंजाब वाले इलाके से जंगल प्रदेश की सीमा लगती थी, इसलिए महाभारत में कई जगह नाम लिखा हुआ मिल जाता है उसका, माद्रे जांगला, या दूसरी जो भी पुरानी किताबें उनमें से नाम मिल जाते हैं। यही हो सकता है कि कुरु वाला जो प्रदेश रहा वहां तक भी इसकी कोई सीमा लगती हो, इसलिए इसका एक नाम और मिल जाता है, कुरु जांगला। तो दोनों प्रकार के नाम मिल जाते हैं। इवन यहां तक मिलता है उन पुरानी किताबों में कि ये जो जंगल देश था इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, जब पुराना कभी जंगल देश था, बीकानेर बनने के बाद नहीं, बीकानेर से पहले जब ये जंगल वाला इलाका हुआ करता था, तो यहाँ की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी याद रखना कि ये जो जंगल देश बीकानेर बसने से पहले जब ये कभी इलाका था, पौराणिक काल में, जब कोई महाभारत काल के अंदर जब ये इलाका यहाँ पर हुआ करता था, तब इसकी राजधानी का काम कौन सा हुआ करता था, तो अहिछत्रपुर। तो फिर हमारे दिमाग में है कि अहिछत्रपुर कौन सा इलाका है, किस इलाके को हम अहिछत्रपुर कहेंगे, तो हम कहते हैं कि आज का जो नागौर है, हम कहते हैं हमारे नागौर का जो प्राचीन नाम था ये अहिछत्रपुर है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूं, मुझे जब भी मैं इसके अंदर घुसता हूं तो मुझे लगता है यार देखिए कितनी जोरदार सी बात है। अक्सर जब हम कोई कहते हैं कि नागौर का नाम नागौर क्यों है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नाग वंश के लोगों का अधिकार रहा होगा, इसलिए इसका नाम नागौर है। अब वो नाग वंश के राजा कौन थे, कहां गए, इसके बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां नहीं है, इसी वजह से रहा होगा। इवन यहां तक कि कुंभा की जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वगैरह ये मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो मिलती है, इनमें तो नागौर का नाम ही लिखा हुआ है नागपुर। तो और लगता है कि यार हाँ नागपुर ही लिख रखा है, उन्होंने तो नागौर लिखा ही नहीं है, नागपुर से धीरे धीरे होता होता नागौर हो गया होगा। पर मैं एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, हम कहते हैं कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ये दोनों नाम समानांतर ही रहे होंगे। उसी टाइम इसको अहिछत्रपुर भी बोलते होंगे, उसी टाइम इसको नागौर भी बोलते होंगे। धीरे धीरे लोगों में अहिछत्रपुर नाम इतना पॉपुलर नहीं रहा होगा और नागौर नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया होगा। क्योंकि यदि आप हिंदी जानते हो तो आप जानेंगे कि अहि का मतलब सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप है, ये पर्यायवाची है दोनों।
और ऐसे पुराने काल में से खूब सारे नाम मिलते हैं जो यूं आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। जैसे हस्तिनापुर, हस्ती का मतलब होता है हाथी। खूब सारी जगह उसका नाम गजपुर मिल जाता है, गज का मतलब भी हाथी होता है। उसका नाम भी कई जगह नागपुर मिल जाता है, क्योंकि नाग का मतलब भी हाथी होता है। तो लेखक कई बार यूं पर्यायवाची से भी उसका नाम बना के ले लिया करता था। तो अही का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है। तो नागौर कहो, अहि छतरपुर कहो, एक ही रहे होंगे। पर चूंकि अब अपने पॉपुलर टर्म यह है कि हमारे नागौर का पुराना नाम अहि छतरपुर हुआ करता था, हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा, अहि छतरपुर रहा होगा। ये वाली बात थोड़ी सी। और मैं थोड़ी सी कहानी की बात बताऊं आपको। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद में जब पांडवों को राज्य मिल गया था, तो राजा किसको बनाया जाए? तो अर्जुन के जो पोते थे उनको यहाँ पे राजा बाद में घोषित किया गया था। पांडव संन्यास धारण कर लेते हैं और अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के दौरान मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा, जो हमारे विराट नगर की राजकुमारी हुआ करती थी। आगे जब मैं मत्स्य जनपद पढ़ाऊंगा तब आपको विराट नगर की और अधिक बातें बताऊंगा। जब पांडवों ने अपना यहाँ पे अज्ञातवास काटा था, उस समय यहाँ राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी हुई थी। ऐसा और कहा जाता है कि अश्वत्थामा उस दिन राजकुमारी उत्तरा के गर्भ में बेटा था और उस बेटे को भी मारना चाहता था और पांडवों का पूरा बीज ही समाप्त करना चाहता था वो। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस बच्चे को बचा लिया, उस गर्भ को बचा लिया। अश्वत्थामा मारा गया और कालांतर में राजकुमारी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित, राजकुमार परीक्षित का जन्म होता है। कालांतर में राजकुमार परीक्षित राजा बनते हैं पांडवों की तरफ से। हमारी और पौराणिक कहानियां कहती है कि राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने आकर डस लिया था। तक्षक नामक सांप आकर उनको डस लेता है और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती। उनका जो बेटा था बाद में जनमेजय, वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है तथा वो सभी नागों को इकट्ठा